हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में। ये वाला जो टॉपिक है वो आपके मेड कैम में यूनिट 3 में दे रखा है। यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक है एंटीवायरल एजेंट्स, और ये फार्माकोलॉजी में भी यूनिट 3 का ही पार्ट है। उसमें भी आपको एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। ये वीडियो अगर आप मेड कैम के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर फार्माकोलॉजी के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं मेड कैम में ये इम्पॉर्टेंट जो भी ड्रग्स हैं उनकी सिंथेसिस को पढ़ाऊंगी, साथ ही हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, और फार्माकोलॉजी के लिए हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेनली हम 3 ड्रग्स के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट इज एडोज्यूरिडीन, सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्रग इज एसाइक्लोवीर, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट ड्रग इज ज़िडोव्यूडिन। ये 3 ड्रग पे हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या होते हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जो इन्फेक्शन वायरस के द्वारा कॉज हो रहा है उसको ये ड्रग्स ठीक करने के लिए काम आती है, और ये वायरस को मारने के भी काम आती है, साथ ही उसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करने के काम आती है। अब वायरस क्या होता है वो जान लेते हैं। बेसिकली वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वो जो है होस्ट सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होता है। जैसे कि ये एक वायरस है, ओके, दिस इज अ वायरस। तो अगर ये होस्ट सेल की बॉडी के बाहर है, अब होस्ट सेल मान लो कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी ले लो होस्ट सेल के तौर पे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल, ठीक है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, होस्ट सेल की तरह वो काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा होस्ट सेल, दैट इज ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल। तो जब ये वायरस हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये वायरस क्या करता है, हमारे सेल की ही मशीनरीज, यानी कि जितने भी सेल, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, वो हमारे ही सेल से लेगा, और फिर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह से वायरस जो है डिवाइड होता जाता है होस्ट सेल के अंदर। और ये अगर होस्ट सेल के बाहर है तो ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब कि वो बिल्कुल उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, और जैसे ही उसको कोई होस्ट सेल मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है। आई होप आपको वायरस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, वायरस होस्ट सेल के अंदर डिवाइड करता है। अब जो वायरस है वो एक इन्फेक्शियस माइक्रोब है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। अब जो वायरस है वो उसके आसपास एक प्रोटीन कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। देखो, आपको मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ओके, ये है हमारी जो आउटर कवरिंग सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन लेयर। ये एक प्रोटीन लेयर होती है जिसका नाम होता है कैप्सिड, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए। ओके, अब अगर ये जो वायरस है इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेट्रो वायरस, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो उस वायरस को हम क्या बोलेंगे, रेट्रो वायरस बोलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, नाउ वायरस जो है वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि वो नंबर ऑफ कॉपीज उसकी खुद से नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, इंस्टेड इट मस्ट इन्फेक्ट सेल, यानी कि उसको किसी एक सेल को इन्फेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और जो होस्ट सेल है उसके कंपोनेंट्स को वो यूज़ करेगा ताकि वो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, और होस्ट सेल के अंदर जा कर के डिवाइड हो सके। इस तरह से जो है वायरस अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाता है और पूरी बॉडी में को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही माइक्रोब साइज का होता है। ठीक है, और वो उसको हम सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। अब जो वायरस है, वायरस बहुत सारी डिजीजेस प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो ह्यूमंस में जैसे कि डेंगू, ठीक है, या फिर हम इसको डेंगी भी बोलते हैं, डेंगी, पोलियो, रेबीज जो है वो डॉग्स के अंदर देखा जाता है।
चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सारी ही जो डिजीजेज है वो वायरस कॉज करता है। ठीक है ना। वायरस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कि HIV वायरस, ठीक है, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, इन्फ्लुएंजा A एंड B वायरस, और इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, दैट इज COVID-19। ओके, जो जो आप सभी को पता है कि कितना खतरनाक वायरस था। ओके, अब हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, यानी कि वायरस किस तरह से रेप्लिकेट होता है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में, वो होती है अटैचमेंट। सबसे पहले जो वायरस है वो होस्ट सेल के ऊपर जाकर के अटैच होता है। ये है हमारा होस्ट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं एपिथेलियल सेल, जिसके पास उसका खुद का जो है न्यूक्लियस होता है। और जो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो यहाँ पे जाकर के अटैच होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। ओके, नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा कि जब ये अटैच हो गया, इसके बाद इसमें एंडोसाइटोसिस होगा और ये इसके सेल के अंदर एंटर कर जाएगा वायरस। तो ये इस वायरस जो है हमारे सेल के अंदर एंटर हो गया। ओके, नाउ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। ये किसकी वजह से होती है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है कि जब ये वायरस एंटर हो गया होस्ट सेल के अंदर, तो ये क्या होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो रप्चर होती है, जिसके कारण जो उसका वायरल कंटेंट होता है वो वायरल सेल के बाहर आ जाता है। अब वो कंटेंट वायरल सेल के बाहर आ गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनकोटिंग। नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस। ओके, बायोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो जो वायरल सेल का कंटेंट बाहर आया, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद जो न्यूक्लियस का जो DNA है या फिर RNA है उसके साथ जाकर के मिल जाता है, और एक नया DNA या फिर RNA बन जाता है, जिसके अंदर वायरल DNA और RNA भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नया जो DNA या फिर नया RNA बनता है। ठीक है, तो ये जो वायरल RNA है वो न्यूक्लियस के अंदर गया, उसके बाद वायरल DNA पॉलीमरेज की मदद से ही इसने क्या किया, रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, और एक नया वायरल DNA बन गया। ठीक है, तो इस तरह से उसने पूरे ही जो होस्ट सेल का जो न्यूक्लियस था उसके अंदर उसने चेंजेस कर दिए। ठीक है, और उसका एक नया ही वायरल DNA या फिर RNA बन गया। अभी हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, वायरल DNA बनेगा, सॉरी वायरल RNA बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट असेंबली। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, असेंबली। अब जो नया हमारा न्यूक्लियस बना उसके अंदर जो हमारा वायरल RNA बना, वो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करेगा, और फर्दर आगे वो एक पूरा वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से, और वायरस की जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो बढ़ गई। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर अब क्या होता है कि वायरल सेल जो हमारा बना वो रिलीज हो जाता है। वो रिलीज कैसे होता है कि ये यहाँ पे जहाँ से वो उसने मतलब जिस तरह से वो सेल के अंदर आया था उसी तरह से वो सेल के बाहर चले जाता है। ठीक है, रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो जाता है। और जो सेल्स अभी भी इस प्रोसेस में नहीं मरे हैं ना, वो आगे जा कर के और नए वायरस को बनाएंगे। तो ये हमारा था रेप्लिकेशन ऑफ वायरस का सिंपल प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। नाउ ये किस किस तरह से एंटीवायरल एजेंट्स काम करते हैं। सबसे पहला एक हो सकता है कि या तो वो वायरल डेवलपमेंट को इनहिबिट कर दे, यानी कि वायरस का डेवलपमेंट और ग्रोथ को ही रोक दे। नेक्स्ट इज डिक्रीज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल। अटैचमेंट और पेनिट्रेशन नहीं होने दे वायरस को अटैच या फिर पेनिट्रेट नहीं होने दे होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, दूसरा ये काम हो सकता है, या फिर ये क्या कर सकते हैं कि वो अनकोटिंग डिक्रीज कर दे और सिंथेसिस जो है न्यू वायरल कंपोनेंट का वो रोक दे। ठीक है, ये एंटीवायरल ड्रग्स किस किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। या फिर वो क्या
कर सकते हैं कि उनकी असेंबली को रोक दें, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वायरस। नेक्स्ट, डिक्रीज द रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल। वो जो मतलब जितनी भी हमने पेनिट्रेशन की प्रोसेस पढ़ी ना, उन सभी को वो किसी ना किसी तरह से इनहिबिट कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारा एंटीवायरल एजेंट्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज एंटी हर्पीज वायरस ड्रग, नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, नेक्स्ट इज एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग, एंड द लास्ट इज एंटी रेट्रोवायरस ड्रग। और जो एंटी रेट्रोवायरस ड्रग है ना, वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, नेक्स्ट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, एंड द नेक्स्ट इज प्रोटीएस इनहिबिटर। ये 3 टाइप्स है हमारे एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स के। ओके, सो अब जो ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हर्पीज वायरस को इनहिबिट करेंगे उनको हम बोलते हैं एंटी हर्पीज वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर एक्ट करेंगे वो होते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग। जो हर्पीज वायरस के ऊपर एक्ट करेंगे वो एंटी हर्पीज वायरस ड्रग, और जो रेट्रोवायरस के ऊपर एक्ट करेंगे वो होते हैं एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। ओके, अब इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एंटी हर्पीज वायरस में ड्रग आती है हमारी आइडोज्यूरिडीन, ठीक है, एसाइक्लोवीर, गैंसीक्लोवीर एंड फैम्सीक्लोवीर। यानी कि ये जितनी भी क्लोवीर वाली ड्रग्स है जिसके पीछे क्लोवीर लग रहा है वो आती है हमारी एंटी हर्पीज वायरस में। उसमें सिर्फ एक ड्रग आपको ध्यान रखनी है, दैट इज आइडोज्यूरिडीन। नेक्स्ट, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में जो ड्रग आती है वो है एमेंटेडिन, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रिमेंटेंडिन, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स हैं। नेक्स्ट, एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग। अब हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग दी जाती है वो है लेमिव्यूडीन, एंड नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी के लिए जो दी जाती है वो है रिबाविरिडीन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें ड्रग्स आती है ज़िडोव्यूडीन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेमिव्यूडीन एंड नेक्स्ट इज डिडानोसिन, ठीक है। यानी कि इसमें 2 आप याद रख सकते हैं, व्यूडीन जिसके एंड में लग रहा है। फर्स्ट इज ज़िडोव्यूडीन एंड नेक्स्ट इज लेमिव्यूडीन। नेक्स्ट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आती है डेलाविरडीन एंड नेक्स्ट इज नेविरेपिन। ओके, नेक्स्ट प्रोटीएस इनहिबिटर में आती है रिटोनावीर। ओके, सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था एंटीवायरल ड्रग्स का। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एंटी हर्पीज वायरस ड्रग। अब ये वो ड्रग्स होती है जो कि एक्टिव होती है अगेंस्ट हर्पीज ग्रुप। हर्पीज ग्रुप में क्या होता है, वो एक तरह के डीएनए वायरस होते हैं जिनको हम हर्पीज बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको मारने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो होती है आइडोज्यूरिडीन। सबसे पहली ड्रग है आइडोज्यूरिडीन। ये किस तरह से एक्ट करती है, ये थाइमिडीन की तरह ही एक्ट करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थाइमिडीन एनालॉग बोला जाता है। एनालॉग यानी कि जो सिमिलरली एक्ट करे, यानी कि जो सिमिलर बिहेवियर हो जिसका, उसको हम एनालॉग कहते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट पायरिडीन एंटीमेटाबोलाइट टू बी यूज्ड एज एंटीवायरल ड्रग। ये पहली पायरिडीन एंटीमेटाबोलाइट थी जो कि एज अ एंटीवायरल ड्रग यूज़ की गई, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू वायरल डीएनए। ये क्या करती है, वायरल डीएनए के साथ जाकर के मिल जाती है, और इसके वजह से क्या होता है कि डीएनए क्या हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, यानी कि डीएनए खराब हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, डैमेज डीएनए फॉर्म हो जाता है, विच ब्रेक्स डाउन ईजीली, जो कि आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण वायरल सेल की डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली वायरस भी मर जाता है। इस तरह से ये आइडोज्यूरिडीन जो ड्रग है वो एक्ट करती है। अब आइडोज्यूरिडीन जो ड्रग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट डीएनए वायरस।
यानी कि ऐसे वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। एंड क्लिनिकल यूटिलिटी इज लिमिटेड टू टॉपिकल ट्रीटमेंट, और ये जनरली टॉपिकल ट्रीटमेंट के तौर पे ही यूज़ किया जाता है ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस। ये एक तरह का वायरस होता है, उसके अगेंस्ट ये ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज एसाइक्लोवीर, और इसका हमको सिंथेसिस भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, तो आपको एग्जाम में लिख के आना ही है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो। अब इट इज़ अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्यूरिन, ये एक सिंथेटिक एनालॉग है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, कौन सा, किससे सिमिलर होता है, ये ग्वानोसिन से सिमिलर होता है। ये एक तरह का प्रो ड्रग्स है। प्रो ड्रग क्या होता है, प्रो ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी, और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका एक्शन शो करती है। इस तरह की ड्रग को बोला जाता है प्रो ड्रग्स। अब साइक्लोवीर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ये है। आप अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और मैटकैम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको ये याद करके ही जाना है। ओके, सो ये आप लिख लिख के याद कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोवीर। अब जो एसाइक्लोवीर है वो अभी हमारी बॉडी के बाहर है, और जब हमने इसको मतलब हमारी बॉडी में किया, इंजेस्ट हुई वो ड्रग, अब्जॉर्ब हुई, उसके बाद वो एक्शन किस तरह से शो करती है कि वो एसाइक्लोवीर जो है अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। और जब वो वायरल ये क्या है, हमारा पूरा वायरल सेल है। ठीक है, वायरस का सेल है, वो वायरस के सेल के अंदर एंटर हुई और उसने जो है एक एंजाइम का यूज़ किया, दैट इज़ थाइमिडीन काइनेज। थाइमिडीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म का नाम क्या था, साइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। फिर वो दूसरे एंजाइम की दूसरे एंजाइम की मदद से वो बन गई एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट में। किस एंजाइम ने हेल्प किया, ग्वानाइलेट काइनेज ने हेल्प किया। अब इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ इसलिए मोनोफॉस्फेट, इसमें दो ग्रुप्स ऐड हुए फॉस्फेट के तो डाइफॉस्फेट, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अब दूसरा एंजाइम ने एक्ट किया, दैट इज पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में वो बन गया हमारा साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में। सबसे पहले मोनो यानी कि 1, डाई यानी कि 2 एंड ट्राई यानी कि 3। ठीक है, ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब ये किस तरह से एक्ट करेगा कि या तो वो वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दे, या फिर वो क्या करेगा, चेन ट्रांसक्रिप्शन को ही इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जिसके कारण जो है डीएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा और रेप्लिकेशन और ग्रोथ ऑफ वायरस नहीं हो पाएगा, यानी कि वायरस आगे फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। ये देखिए, इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज या फिर चेन ट्रांसक्रिप्टर। ठीक है, तो जिसके कारण डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी और रेप्लिकेशन और ग्रोथ ऑफ वायरस नहीं होगा, और अल्टीमेटली वायरस की डेथ हो जाएगी क्योंकि वह नंबर ऑफ कॉपीज को नहीं बढ़ा पाएगा। इस तरह से ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एसाइक्लोवीर का। ये आपको बहुत इजी है ये, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो में पीछे जाइए और समझ में आ जाएगा फिर आपको। अब हम पढ़ते हैं इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस मैटकैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवीर, इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले ग्वानीन लेंगे। ग्वानीन में आपको ये दो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे याद हो आपको, अगर रट के याद हो तो रट लो, या फिर लिख लिख के याद हो तो इसको लिख लिख के याद कर लो। फिर हमारा एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, -C6H5COONA को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए साइक्लोवीर मिल जाएगा। और ये हमारा स्ट्रक्चर था ए साइक्लोवीर का। ओके, अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक जानते हैं कि इसको हम जनरली ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। ये मेटाबोलाइज होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिवर के अंदर जाके। ठीक है, और ये बॉडी से किस तरह से बाहर निकलता है, इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसका टी हाफ क्या होता है, 3 आवर्स। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है,
ये हर्पीज़ वायरस जो होता है, जिसका नाम होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है, यानी कि उस वायरस पे जाके एक्ट करता है और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सोर्स अराउंड माउथ, यानी कि जो छाले वगैरह हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शिंगल्स एंड चिकन पॉक्स। एंड नेक्स्ट इज वेरिसीला जोस्टर इन्फेक्शन, इन सभी इन्फेक्शंस में ये यूज़ किया जाता है। अब इसके पढ़ते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसाइक्लोवीर? सो सबसे पहला क्या है? सोर्स, यानी कि छाले होना। अल्सर्स, ठीक है, सोर्स या फिर अल्सर्स एक ही बात है। पेन इन गम्स, ठीक है, माउथ में जो गम्स होते हैं उसमें पेन होना। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड रिजिनेस, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एंटीवायरल ड्रग इज एंटी रेट्रोवायरस ड्रग, ठीक है। अब एंटी रेट्रोवायरस वो ड्रग्स होती हैं जो कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है दैट इज ज़िडोव्यूडिन। ज़िडोव्यूडिन, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, जो कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है एंजाइम, उसको जाकर के इनहिबिट करता है। वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको समझाऊंगी। ये एक टाइप का प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग यानी कि इसकी वजह से ही इसके जो इसमें जो अदर ड्रग्स है इस कैटेगरी में, वो भी फेमस हो गए, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ड्रग है ये। एक्टिव अगेंस्ट रेट्रोवायरस, जैसे कि HIV-1 और HIV-2। इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ज़िडोव्यूडिन, ओके, ज़िडोव्यूडिन। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो, जनरली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें DNA से क्या बनता है? हमारा mRNA बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? जब mRNA से क्या बनेगा? DNA, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी वजह से होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? mRNA को DNA में कन्वर्ट करता है। तो अब ये जो ज़िडोव्यूरिडीन है ना, वो इसी एंजाइम पे जाकर एक्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे। इसको इनहिबिट किस तरह से करता है कि वो थायमीन काइनेज की प्रेजेंस में वो ज़िडोव्यूरिडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ज़िडोव्यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में। जिस तरह से हमने एसाइक्लोवीर पढ़ा था वो भी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, इस तरह से ये भी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को, जिसके कारण क्या होगा? RNA DNA में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये जो RNA है वो RNA ही रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर वो जो फर्दर जो वायरस जो प्रोटीन बना रहा था वो नहीं बन पाएगा और अल्टीमेटली वायरस की डेथ हो जाएगी। इस तरह से ये जो है ज़िडोव्यूरिडीन एक्ट करता है, ठीक है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं कि ये ओरली अब्जॉर्ब होता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, 60%, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। नाउ T-हाफ क्या होता है इसका? 1 आवर। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? इसके कारण बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब इसका यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन HIV/AIDS। HIV/AIDS में ये दिया जाता है। और अदर ये किस तरह से यूज़ किया जाता है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स या फिर एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है वो कंप्लीट हुए और यहाँ पे एंटी वायरल ड्रग्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।
ओके, थैंक यू।